Friends, welcome to the BFM one-liner day 3 lecture. So this is our day 3 lecture and we are discussing one-liner part of with MCQs. सो दिस इज़ आवर ये हमारा क्रैश कोर्स का पोर्शन है दोस्तों। आज हम लोग डे 3 को डिस्कस करेंगे बीएफएम को। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने यूनिट 1 के कुछ पोर्शन को डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। आप वहाँ पे जाके डे 1 और डे 2 के कंटेंट को देख सकते हैं। आज हम लोग वन लाइनर का जो हमारा तरीका रहेगा, पहले कंसेप्ट समझेंगे, उस पर हम लोग MCQs को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, पहले कंसेप्ट को समझते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्पेशल लाइसेंस देती है कुछ बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ये जो लाइसेंस है वो उन्हें अलाउ करता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को कंडक्ट कर सकते हैं भारत के अंदर। जैसे मान लीजिए कि आपका एक अकाउंट है बैंक के साथ, जिसके पास एक ऑथराइज डीलर का लाइसेंस है, तो आप आसानी से इंडियन रुपीज़ को US डॉलर के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं या दूसरे फॉरेन करेंसी के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि RBI जो है लाइसेंस देती है बहुत सारे एंटिटीज़ को, जैसे कि कंपनीज, होटल और शॉप को। ये जो लाइसेंस है उन्हें परमिट करता है कि वो फॉरेन करेंसी से डील कर सके, नोट्स के फॉर्म में, कॉइन्स के फॉर्म में, ट्रैवलर चेक के फॉर्म में या ट्रैवल कार्ड के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए कि आप एक फॉरेन टूरिस्ट है भारत में और आपको अपना US डॉलर एक्सचेंज करवाना है इंडियन रुपीज़ के लिए, तो आप एक होटल या शॉप को विजिट कर सकते हैं जिसके पास मनी चेंजर लाइसेंस है, ये ऐसा काम कर सकता है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि कुछ ऑथराइज एंटिटीज़ को ऑथराइज किया गया है, कैटेगराइज किया गया है फुल्ली फ्लेजर मनी चेंजर यानी FFMC। तो वो दोनों काम कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी को खरीद भी सकते हैं, फॉरेन करेंसी को बेच सकते हैं। तो यदि आप एक FFMC को विजिट करेंगे ना, तो आप केवल अपनी फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज़ में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ये तो कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ आप फॉरेन करेंसी खरीद भी सकते हैं यदि आप एब्रोड ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसको ये काम है दोस्तों FFMC का। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कुछ ऑथराइज एंटिटीज़ को कैटेगराइज किया जाता है रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर यानी RMC के फॉर्म में। तो वो क्या कर सकते हैं RMC, वो केवल फॉरेन करेंसी खरीद सकते हैं, उसे बेच नहीं सकते हैं। तो RMC का फुल फॉर्म याद रखिए, रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर। तो रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर समझिए कि बिजनेसेस की तरह हैं जो कि फॉरेन करेंसी को केवल खरीदते हैं लोगों से, लेकिन वो बेचते नहीं है फॉरेन करेंसी को कस्टमर को, राइट। सो RMC का फुल फॉर्म क्या है, रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर। सो ओनली ऑथराइज अदर ऑथराइज एंटिटीज आर कैटेगराइज एज रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर, दे कैन ओनली बाई फॉरेन करेंसी नॉट सेल इट। वो केवल फॉरेन करेंसी को खरीदेंगे, बेचेंगे नहीं, राइट। फिर दोस्तों 2006 में बताया जा रहा है कि 2006 में RBI ने ओल्डर कैटेगराइजेशन को रिप्लेस कर दिया एक नए सिस्टम के साथ, जिसको कहा गया ऑथराइज पर्सन, राइट। तो ये जो नया सिस्टम है ये बहुत सारी कैटेगरी को यूज करता है लेवल ऑफ अथॉरिटी को इंडिकेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि ऑथराइज पर्सन कैटेगरी 1 है, वो बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कर सकता है, जैसे बिजनेस को हेल्प करेगा दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए, या फॉरेन टूरिस्ट को फैसिलिटेट करेगा। समझ में आया? तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1। अब हम लोग इस पर कुछ MCQs कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो दिस इज अ वे वी कवर आवर वन लाइनर पार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी एंटिटीज़ हैं जो कि एलिजिबल हैं ऑथराइज डीलर के लाइसेंस को रिसीव करने के लिए RBI से? तो ऑप्शन है आपके सामने कमर्शियल बैंक एंड द स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। दूसरा ऑप्शन है आपका कि होटल एंड ट्रैवल एजेंसी, इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेसेस, ऑल द अबव। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि RBI ने ऑथराइज कुछ बैंकों को और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये इशू करती है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हु प्राइमरली जो टारगेट कस्टमर बेस कौन होता है वैसे एंटिटीज़ के लिए जो कि मनी चेंजर लाइसेंस को इशू करते हैं, जो RBI इशू करती है। तो RBI के द्वारा लाइसेंस जो इशू किया जाता है, उसको होल्ड जो करते हैं, उनके लिए टारगेट कस्टमर कौन होता है? फॉरेन इन्वेस्टर, लोकल बिजनेस, फॉरेन टूरिस्ट या गवर्नमेंट एजेंसी। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो ये लाइसेंस है ये फॉरेन टूरिस्ट के लिए होता है, राइट। मनी चेंजर का जो लाइसेंस दिया जाता है फॉरेन टूरिस्ट के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि की डिफरेंस क्या होता है FFMC में और RMC में? FFMC केवल फॉरेन करेंसी खरीद सकते हैं, जबकि RMC दोनों काम कर खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। FFMC सभी तरह के फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को हैंडल करते हैं, जबकि RMC केवल खरीदते हैं फॉरेन एक्सचेंज को। नेक्स्ट ऑप्शन है कि FFMC को ऑथराइज किया गया है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए, जबकि RMC को ऑथराइज किया गया है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है FFMC को लिमिटेड होते हैं कि वो ट्रैवलर चेक से डील करते हैं, जबकि RMC दोस्तों फॉरेन करेंसी नोट और कॉइन को हैंडल कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि जो हमारे रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर होते हैं, जैसे नाम में ही उनका है रिस्ट्रिक्टेड, तो उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। रिस्ट्रिक्टेड किसी से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि वो बेच नहीं सकते, वो मात्र खरीद सकते हैं। तो नाम से याद रखिए, आपको रटने का जरूरत नहीं है। RMC के नाम में लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड, मीन्स दैट दे कैन ओनली बाय इट बट दे कैन नॉट सेल इट। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ऑप्शन बी सही लग रहा है, राइट। तो ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006 में RBI ने एक नया कैटेगराइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, जो भी एंटिटीज फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हैं। इसे इसका क्या नाम है? FEL, AMC, ऑथराइज पर्सन, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन ट्रांजेक्शन एक्रेडिटेशन। दोस्तों मैंने आपको बताया था इसका नाम होता है ऑथराइज पर्सन।
तो ऑथराइज पर्सन एक नया कैटेगराइजेशन है जो कि आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था वैसे एंटिटीज़ के लिए जो कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों आपके लिए बीएफएम का क्रैश कोर्स है जो कि नवंबर 2023 के लिए वैलिड रहेगा। इस क्रैश कोर्स में दोस्तों आपको हर एक वो कंटेंट मिलेगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के आपको कंसाइज वीडियोस मिलेंगे, हर एक केस स्टडी का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, साथ ही साथ दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेगा जो कि वीकेंड में आपको देना है मॉक टेस्ट। और इसके अलावा दोस्तों आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन बैंक मिलेगा, यानी आपको आज जो कंटेंट आपको ने पढ़ाया उस पर आप ये क्वेश्चन बैंक कर लीजिए। तो दोस्तों एक आपको स्ट्रेटजी के बेसिस पे डेली बेसिस पे गाइडेंस मिलेगा, तो दैट इज़ मोर देन एनफ। यदि आपने प्रिपरेशन अभी शुरुआत ही किया है और इफ़ यू आर इन डाउट कि हम कैसे प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं, तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल। आप इस स्लाइड में दोस्तों इसके स्केड्यूल को देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने स्केड्यूल तैयार किया है, कौन से मॉड्यूल को कब कंप्लीट किया जाएगा, इस प्रकार से हमने तैयार किया है दोस्तों। और फाइनली आपको मॉक टेस्ट देना है एट द वीकेंड। सो इफ़ यू वांट टू इनरोल इन दिस पार्टिकुलर कोर्स, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। और दोस्तों यानी तो आप ऐप के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप को इंस्टॉल करके आप इस पार्टिकुलर कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। Now let's continue our discussion on the next topic. What are the next topic that we have? So the next topic is authorized dealer category 2. तो ये क्या करता है दोस्तों, कैटेगरी 2 authorized dealer क्या करता है उसको समझते हैं। तो ये जो एंटिटीज़ होते हैं, कुछ बैंक्स होते हैं, कुछ अपग्रेडेड एफएमसी होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं और आरआरबी होते हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को हैंडल करते हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि मान लीजिए ट्रैवल के लिए या दूसरे पर्पज़ के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपको फॉरेन करेंसी खरीदना है या बेचना है पर्सनल ट्रैवल के लिए, तो आप एक बैंक के पास जा सकते हैं जो कि नॉर्मल कैटेगरी 2 में फॉल करेगा। ऑथराइज डीलर 3 क्या करता है दोस्तों, तो ऑथराइज डीलर 3 एक एग्जिम बैंक और सिडबी को एंटिटीज़ होते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन से डील करते हैं जो कि स्पेसिफिकली इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, जैसे कि बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। तो यदि मान लीजिए भारतीय कोई कंपनी है, वो गुड्स को इंपोर्ट कर रही है यूनाइटेड स्टेट से और उसे यूएस डॉलर में पेमेंट करना है, तो वो ऑथराइज डीलर की इस कैटेगरी में जाएगी और ताकि इस ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट कर सकें। फिर हमारा एफएफएमसी के बारे में बताया जा रहा है कि एफएफएमसी का प्राइमरली फोकस होता है कि फॉरेन करेंसी को खरीदे और बेचे ट्रैवल पर्पज़ के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। जैसे मान लीजिए कि आप एक टूरिस्ट हैं भारत में और आप एक्सचेंज करना चाहते हैं अपनी फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज़ में, यानी दोस्तों आप फॉरेन करेंसी खरीदना चाहते हैं इससे पहले कि आप वापस जाएँ अपने विदेश, तो आप एफएफएमसी को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एसआरओ के बारे में बात करते हैं। तो फिडई के बारे में सबसे पहले बात कर लीजिए। फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया होता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1958 में इस्टेब्लिश किया गया आरबीआई के अप्रूवल से। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि एक तरह का सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए इसको एसआरओ कहा जाता है, जो कि मॉनिटर करता है और रेगुलेट करता है बहुत सारे पार्टीज़ के बीच में इंटरेक्शन को। जैसे फिडई जो है रूल्स और गाइडलाइन सेट करता है ताकि फेयर और ट्रांसपेरेंट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हो सके। यदि हम बात करें दोस्तों नॉर्मल मार्केट आवर की, तो देखो दोस्तों बताया जा रहा है कि जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है ना इंडियन रुपीज़ में और फॉरेन करेंसी में, वो 9 से लेके 5 बजे तक होता है रेगुलर वर्किंग डे में। तो क्रॉस करेंसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर एक फॉरेन करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा, वो इन सभी नॉर्मल मार्केट आवर के बियॉन्ड भी हो सकता है कस्टमर के लिए और इंटरबैंक ट्रांजेक्शन के लिए। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है, उसको जापानीज़ येन को यूरो में कन्वर्ट करना है 9 से 5 के बाहर, 9 से 5 आवर के बाहर, ठीक है, तो वैसा कर सकता है क्रॉस करेंसी ट्रांजैक्शन के माध्यम से ऑथराइज डीलर या बैंक के पास। दोस्तों आइए हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ कर लेते हैं। तो एमसीक्यूज़ में पहला क्वेश्चन है, किस तरह की फॉरेन एक्सचेंज डीलर ट्रांजैक्शन को प्राइमरली ऑथराइज डीलर 2 कैटेगरी 2 हैंडल करते हैं। जितना ही फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस से रिलेटेड है, परचेजिंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी फॉर प्राइवेट एंड बिजनेस ट्रैवल पर्पस, नॉन ट्रेड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग दोज बाय कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक, क्रॉस करेंसी ट्रांजैक्शन। दोस्तों ये जो हमारे ऑथराइज डीलर के कैटेगरी 2 होते हैं, वो हर एक वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को हैंडल करेंगे जो कि इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, यानी नॉन ट्रेड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग दोज बाय कोऑपरेटिव बैंक एंड आरआरबीज। अभी मैंने आपको बताया था कैटेगरी 2 के रिगार्डिंग कि दे हैंडल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन दैट नॉट रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड ना हो, ठीक है, जो ट्रैवल या दूसरे पर्पज से हो। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन से इंस्टीट्यूशन को प्राइमरली एसोसिएटेड होता है ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 से और फॉरेन ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग। दोस्तों सही जवाब है जो हमारे ऑथराइज डीलर कैटेगरी 3 से रिलेटेड होता है वो एग्जिम बैंक होता है और सिडबी होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एफएफएमसी का मेन फोकस क्या है? सो द मेन फोकस इज हैंडलिंग क्रॉस करेंसी ट्रांजेक्शन। सो एंड द नेक्स्ट इज परचेजिंग एसेट परचेजिंग एंड सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज फॉर प्राइवेट एंड बिजनेस पर्पस। तो बताइए एफएफएमसी का मेन फोकस क्या है? तो अभी मैंने बताया था कि एफएफएमसी का मेन फोकस है कि वो बाई करेगा और सेल करेगा फॉरेन एक्सचेंज को ट्रैवल पर्पस के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी और बिजनेसेस के लिए भी, राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपके सामने कि फिडई का प्राइमरी रोल क्या है। तो फिडई का प्राइमरी रोल है कि वो मॉनिटर करेगा और रेगुलेट करेगा किसे, सो इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस पार्टीज़, राइट। तो फिडई जो है मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है बहुत सारे पार्टीज जो कि फॉरेन एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन को,
ठीक है, ये गाइडलाइन को इस्टेब्लिश करेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि क्या रिक्वायरमेंट इंपोज किया गया ऑथराइज डीलर पे, चाहे जब वो फेडई के साथ एसोसिएट होते हैं, तो दे मस्ट प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग। फिर सेकंड ऑप्शन है कि दे मस्ट बी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दे मस्ट बी मेंबर ऑफ फेडई, सो दे मस्ट बी मेंबर ऑफ फेडई में फेडई का मेंबर होना बहुत जरूरी है। टिपिकल मार्केट आवर क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का इंडियन रुपीज़ में और फॉरेन करेंसी में। तो दोस्तों टिपिकल मार्केट आवर की बात करें तो वो 9 AM से लेकर 5 PM तक होता है वर्किंग डेज में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपके लिए CIB का क्रैश कोर्स। तो यदि आपको सभी सब्जेक्ट्स का क्रैश कोर्स चाहिए इंक्लूडिंग द इलेक्टिव पेपर, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस क्रैश कोर्स प्रोग्राम। वी आर प्रोवाइडिंग यू डेली बेसिस कंटेंट विच विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग CIB एग्जामिनेशन। यू जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो एट लीस्ट ट्वाइस सो दैट द concept given ingredient in your mind, and also along with this particular course you will get MCQ, sufficient MCQ to practice. Now let's see the next part. दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आपको आइए डिस्कस करते हैं। बताया जा रहा है दोस्तों कि जो फॉरेन ब्रांच के साथ जो ट्रांजैक्शन होता है इंडिविजुअल का या बिजनेस का, जो कि भारत से बाहर लोकेटेड है, उसको आप कंडक्ट कर सकते हैं मार्केट आवर के बियॉन्ड, ठीक है। तो लेकिन जो कैश वैल्यू ट्रांजैक्शन है वो 5 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको हैंडलिंग ट्रांजैक्शन ऑन सैटरडे संडे एंड हॉलीडे। सो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, लेट्स डिस्कस। बताया जा रहा है दोस्तों कि बैंक जो है ट्रांजैक्शन को हैंडल करती है जिसमें इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं सैटरडे संडे और हॉलीडे को अपने इंटरनल पॉलिसी के बेसिस पे। तो ये ट्रांजैक्शन जो है बैंक के नेचर ऑफ ऑपरेशन लिमिट से एक्सीड ना करें। NOOP का मतलब होता है नेट ओपन पोजीशन लिमिट। दोस्तों नून हॉलीडे का क्या मतलब हुआ कि एक हॉलीडे जिसको 3 वर्किंग डे पहले अनाउंस कर दिया जाए एक्चुअल हॉलीडे से, उसको नून हॉलीडे कहते हैं। नेक्स्ट होता है सडनली डिक्लेयर हॉलीडे। एक हॉलीडे जो कि अनाउंस नहीं किया गया एडवांस में और सडनली डिक्लेयर किया गया, उसको कहते हैं सडनली डिक्लेयर हॉलीडे। NTP क्या होता है दोस्तों, साइड बिल के लिए। NTP यानी कि जो बिल, साइड बिल समझते हैं ना, साइड बिल का मतलब कि जिस बिल को आप डिमांड पे करते हैं उसको साइड बिल कहते हैं। तो साइड बिल के लिए जो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड होता है वो 25 दिन का होता है, ठीक है। और दोस्तों यदि साइड बिल को INR रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में ड्रॉ किया जाए तो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड 20 दिन का होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा अर्ली रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल। क्या मतलब हुआ इसका कि यदि एक्सपोर्ट बिल को एक्सपेक्टेशन से पहले पे कर देंगे तो एक्सपोर्टर को रिफंड मिलता है इंटरेस्ट का अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए, यानी जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है उसके लिए एक्सपोर्टर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट है मेरा बिल ड्रॉन अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी दोस्तों जो बिल का जो रिम्बर्समेंट होता है जिससे LC के अंदर ड्रॉ किया गया है उसे क्लेम किया जाएगा 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ हैंडलिंग द इम्पोर्ट बिल। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नॉन पेमेंट ऑफ द बिल ऑन ड्यू डेट। यदि मान लीजिए कि बिल जो है पे नहीं किया जाएगा ड्यू डेट पे तो फॉरेन करेंसी लायबिलिटी क्रिस्टलाइज हो जाता है बिल सेलिंग रेट पे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे दोस्तों आपको MCQs न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। याद रखिएगा कि बिल को यदि आप ड्यू डेट को पे नहीं करेंगे तो फॉरेन करेंसी लायबिलिटी जो है क्रिस्टलाइज हो जाता है बिल सेलिंग रेट पे। नेक्स्ट है हमारा नॉन पेमेंट ऑफ बिल ऑन द ड्यू डेट, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट है हमारा रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल सब्सिक्वेंट टू क्रिस्टलाइजेशन। तो जैसे फॉरेन करेंसी लायबिलिटी क्रिस्टलाइज हो जाएगा तो एक्सपोर्ट बिल को रियलाइज किया जाएगा टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट पे। तो दो कंसेप्ट है दोस्तों यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। बिल को यदि आप ड्यू डेट पे नहीं पे करेंगे तो क्रिस्टलाइज होगा बिल सेलिंग रेट पे, फॉरेन करेंसी लायबिलिटी क्रिस्टलाइज हो जाएगा तो एक्सपोर्ट बिल को रियलाइज किया जाएगा टेलीग्राफिक ट्रांसफर के बाइंग रेट पे। बिल को यदि डिसऑनर कर देंगे यानी आप पे नहीं करेंगे, ऑनर नहीं करेंगे, तो उसे रियलाइज किया जाएगा TT सेलिंग रेट पे, ठीक है। और दोस्तों यदि हम एक्सपोर्ट बिल के कलेक्शन बेसिस की बात करें तो एक्सपोर्ट बिल को कलेक्शन बेसिस पे जो हैंडल किया जाता है उसे TT बाइंग रेट पे रियलाइज किया जाएगा। यदि इंपोर्ट बिल के रिटायरमेंट की बात करें तो जब भी इंपोर्ट बिल को रिटायर होगा, रिटायर होने का मतलब पेड ऑफ हो जाएगा, तो उसको किया जाता है बिल सेलिंग रेट पे। दोस्तों बिल जो कि नेगोशिएटेड है यानी प्रोसेस्ड है LC के अंदर, उसे कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट से सब्जेक्टेड होता है एप्लीकेबल टू बैंक एंड डोमेस्टिक एडवांस। आइए कुछ MCQs कर लेते हैं, इस पर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपसे टाइमिंग पूछा जा रहा है कैश वैल्यू ट्रांजेक्शन को कंडक्ट करने का। तो मैंने आपको बताया था कि इसको आउटसाइड द मतलब कैश वैल्यू ट्रांजेक्शन 5 बजे तक होता है, ठीक है। दोस्तों किस कंडीशन में इंडिविजुअल जो है ट्रांजैक्शन वीकेंड में कंडक्ट कर सकते हैं, हॉलीडे में कंडक्ट कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन जो है किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन नूप लिमिट याद रखिएगा, ट्रांजैक्शन वीकेंड और हॉलीडे में हो सकता है जब तक वो नूप लिमिट के अंदर हो, नेट ओपन पोजीशन लिमिट के अंदर हो। नेक्स्ट है दोस्तों आप ऐसे हॉलीडे को क्या कहते हैं जिसमें आपको तीन वर्किंग डे पहले पता चल जाए हॉलीडे से पहले, तो उसको कहते हैं दोस्तों हम लोग नॉन हॉलीडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे हॉलीडे जो कि एडवांस में अनाउंस नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जो एडवांस में अनाउंस नहीं किया जाता है उसे सडनली डिक्लेयर हॉलीडे कहते हैं। दोस्तों आगे के कंटेंट के लिए आप हमारे पेड कोर्स में इन्वॉल्व हो जाइए। एक एक कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। MCQs को मैं आपको करवाऊंगा, साथ साथ केस स्टडी भी करवाऊंगा। इस पार्टिकुलर टॉपिक से अलग वीडियो उसके लिए बनेगा जो कि हमारे क्रैश कोर्स वाले वीडियो में अपलोडेड है। धन्यवाद।